हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम देख लेते हैं थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। ठीक है, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये साइंटिफिक स्टडी होता है हीट का और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का। ठीक है, और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के और उनका हीट से जो रिलेशन होता है उसको हम थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे हीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है सेल्सियस, केल्विन, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट स्केल पे कैसे नापते हैं इसको। ठीक है, टेम्परेचर जो उसका इफेक्ट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करना है थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन एक देख लेते हैं। देखिए, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड causes more severe burn than the water at the same temperature because अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और स्टीम अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो स्टीम से हमें ज़्यादा जो है बर्न होता है, ज़्यादा हमें जलन होती है जो है कंपेयर करें वाटर से। इसका क्या रीज़न होता है? तो देखिए, लेटेंट हीट इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ समझ आएगी नहीं। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करने को तो हम रट लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे यहाँ पे, वो हम फिर कभी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हीट देख लेते हैं। तो हीट क्या है? हीट इज दैट एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज दैट एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट जो होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होता रहता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होता है। अगर कोई चीज़ है, एक ही टेम्परेचर पे दो चीज़ें हैं, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर डिफरेंस है टेम्परेचर में, एक कहीं 5 डिग्री जो है टेम्परेचर है और कहीं 50 डिग्री है, तो हीट का ट्रांसफर होगा। बट अगर हीट सेम टेम्परेचर पे दोनों हैं तो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, एसआई यूनिट हीट की क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, अब देखिए, कैलोरी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ हीट। ठीक है, तो पहली बात तो एसआई यूनिट पूछता है, तो एसआई यूनिट होती है जूल, लेकिन कैलोरी भी जो है यूनिट होती है हीट की, याद रखिएगा। टेम्परेचर क्या होता है? हीट हमने देखा क्या होता है? हीट होता है हमारा एनर्जी का फॉर्म होता है। हीट इज दैट एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये हीट है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ थर्मल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्मल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या हमको पता होता है, डायरेक्शन पता होता है कि हीट किस तरफ ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अब क्या है? हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम अ सब्सटेंस ऑफ अ हायर टेम्परेचर टू द सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? हायर टेम्परेचर। मैंने भी बताया था कि हीट जो है वो अगर थर्मल डिफरेंसेस होंगे तभी हीट का ट्रांसफर होगा। अगर सेम टेम्परेचर पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, बस सुनिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर में क्या होता है। अब हीट का अगर देखें तो हीट जो है सब्सटेंस ऑफ हायर टेम्परेचर, यानी कि जहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, टू अ सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर, यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे जो है हीट का हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। अब मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट को हम जो है बहुत तरीके से मेजर कर सकते हैं। अ स्केल ऑफ टेम्परेचर in which 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर। ठीक है ना, अब देखिए इसको अभी हम करेंगे, अभी सेल्सियस और केल्विन करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। देखिए, थर्मामीटर इज अ एपरेटस विच इज यूज्ड टू मेजरिंग द टेम्परेचर। फिर किसी को थर्मामीटर जो होता है उससे हम टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर तो एटलीस्ट देखते ही हैं। ठीक है, टू मेजर द टेम्परेचर फॉलोइंग जो थर्मामीटर्स आर यूज्ड। ठीक है, कौन सा? पहला है आपका सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है? स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। केल्विन स्केल में क्या होता है? केल्विन स्केल में जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वाइल द बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 डिग्री केल्विन। केल्विन में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 373 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब क्या है? इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव, जैसे अभी क्या है जो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा ऑन द सेल्सियस स्केल किसके बराबर हो जाएगा? यानी कि मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग हो रही थी। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्टिंग पॉइंट था, डिग्री सेंटीग्रेड में हम देख रहे थे, और यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है आपका? 273 केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री
इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। याद रखिएगा, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्लियर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, अब टेम्परेचर अगर हमें जो है करना हो, सो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल अगर हमें देखना हो इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री। सिंपल सी बात है, क्योंकि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन। तो हमें जो है केल्विन अगर निकालना हो तो K इज इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि फ़ारेनहाइट में स्केल मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये मेल्टिंग पॉइंट है आपका। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या कह सकते हैं, अब एक फार्मूला है, इन नोट कर लीजिएगा। फार्मूला आपका है टेम्परेचर सेल्सियस इज एट द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑन द। अगर देखिए, अगर हमें निकालना हो, ठीक है, तो एक फार्मूला आपका क्या है, इसको छोड़ दीजिए। फार्मूला है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, C/5 इज इक्वल टू, आप चाहिए तो कहीं लिख लीजिए, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, इससे हमें जो है आपका किस में निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट में। हमें ये फॉर्मूला पता होगा तो हमें फ़ारेनहाइट में किसी का हम टेम्परेचर जो है कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इतना हमने देख लिया। अब देखिए, अब इसमें लिखा है स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेज मोर सीवियर बर्न। ठीक है, तो इसकी वजह से अब एक बार एक और चीज़ देखेंगे, लेटेंट हीट क्या होता है। देखिए, लेटेंट हीट रिक्वायर्स टू टर्न अ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, लेटेंट हीट से जो है एक सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज द लेटेंट हीट। ठीक है, तो क्या होता है, एक सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, या फिर एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के चेंज हुए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट दो तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि अब देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के कंपेरिजन में जो स्टीम होता है उसमें ज़्यादा हमें बर्न होता है। ठीक है, ज़्यादा हमें बर्निंग होती है। क्यों? स्टीम इज अ गैस, स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट, स्टीम इज हाईली कंबस्टेबल, स्टीम यहाँ पे कुछ हाँ स्टीम एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। तो देखिए, स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट और मोर हीट वही लेटेंट हीट है इसमें। ठीक है, हम देखते हैं इसमें। देखिए, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट। स्टीम में ज़्यादा हीट होती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर। एक लिक्विड जब वेपर बन जाता है उस जो है टेम्परेचर को हम कहते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट है। प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर फास्टली बाय हीटिंग इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट वही होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर में कन्वर्ट हो जाए। टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर वेरी फास्टली एट टेम्परेचर प्रेशर इज टर्म्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अलग अलग लिक्विड्स के अलग अलग, सारे लिक्विड्स जो है एक ही सेम टेम्परेचर पे, अगर मान लीजिए हमने देखा कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल का भी वही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मर्करी का भी वही हो, सबका अलग अलग होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता भी हमने देखा। ठीक है, अब आपका बताइए अल्कोहल का क्या होता है। ठीक है, मरकरी का मैं बता देती हूँ। मरकरी का है तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। 357 डिग्री सेंटीग्रेड हम जब टेम्परेचर देंगे तब मर्क्यूरी जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही अल्कोहल को कितना टेम्परेचर देना पड़ता है। अब एक बार मुझे ये बताइएगा, आपको ये एग्जाम में आ सकता है कि किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, तो वाटर का 100 हो गया, मर्क्यूरी का हो गया 357 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको बताना है अल्कोहल का कितना है। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा अल्कोहल का कितना है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमने समझ लिया, जिसमें जो है कोई लिक्विड होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए, एट दिस टेम्परेचर द वाटर विल बिगिन टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेज टू गैस स्टेज। फॉर दिस चेंज टू टेक प्लेस द एडिशनल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस चेंज के लिए एडिशनल एनर्जी तो रिक्वायर होगी ना। इनफैक्ट एवरी ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर रिक्वायर्स
540 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। ठीक है, मतलब जितना भी ग्राम वाटर है, हर ग्राम वाटर 540 कैलोरी जो है रिक्वायर करता है, तब वो जो है कहीं स्टीम में कन्वर्ट हो पाता है। दिस इज कॉल्ड एज द वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ जो है आपका वेपोराइजेशन एक ही चीज होती है। क्या होता है ये? एक ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी जरूरत पड़ती है। कितनी? 540 कैलोरी। तो वो एनर्जी हम डाल रहे हैं ना, वो एनर्जी हम वाटर को दे रहे हैं ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो उस एनर्जी को जो सेव रहती है उसमें, उस एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और मैंने बताया कि जो लेटेंट हीट होती है वो 2 तरीके की होती है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो एक बार लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अच्छे से समझते हैं। देखिए, एनर्जी रिक्वायर्स फॉर कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वाटर, अगर वाटर का वैल्यू देखें हम, लेटेंट हीट कितना होता है, तो ये होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल किलोग्राम। ठीक है, ये होता है वाटर का। ठीक है, व्हेन वाटर टर्न्स इनटू वेपर इट एब्जॉर्ब्स द लेटेंट हीट। ठीक है, अब वाटर जो है, ध्यान से समझिएगा, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो कुछ जो एनर्जी हमने दी होती है, जैसे इनके केस में अगर हमने देखा, हमने 540 कैलोरीज लगती है 1 ग्राम वाटर को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। अब 540 जो कैलोरी है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है स्टीम ने। ठीक है, स्टीम ने एब्जॉर्ब कर लिया, स्टीम ज्यादा मजबूत हो गया है पानी से, समझ रहे हैं ना। इसीलिए पानी जब खोलता है तो कम जो है जलन होती है, स्टीम से जब जलन होती है तो ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट है, छुपी हुई एनर्जी है कुछ। ठीक है, इट एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट by experiment it has seen observed that burning from the steam is more जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो, है ना, ये जो है than the burning from the boiling water, although both are at the same temperature। दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, लेकिन फिर भी स्टीम से बर्निंग ज़्यादा पेनफुल होता है than the water। ठीक है, steam has more latent heat अगर हम कंपेयर करें बॉइलिंग वाटर से, तो बॉइलिंग वाटर में कम होता है, स्टीम में कन्वर्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। वही एनर्जी जो लगती है वो जो है उस स्टीम के पास सेव हो जाती है। सो व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन द स्किन इट फॉर्म्स वाटर आफ्टर कंडेंसेशन। ठीक है, स्टीम जब जो है आपका क्या होता है, स्किन पे जाती है तो कंडेंसेशन के बाद ये वाटर बन जाती है और तब वो एनर्जी रिलीज करती है। कितनी? या तो वो 1 ग्राम के बराबर 540 किलो कैलोरी, या फिर आपका 22.5 गुणे 10⁵ 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg हीट को जो है क्या होगा, वो रिलीज करती है। ठीक है, बॉइलिंग वाटर के कंपेरिजन में इतना ज्यादा हीट रिलीज कर देती है ड्यू टू द एमिटिंग मोर हीट बाय स्टीम। ठीक है, ज्यादा हीट स्टीम जो है इमिट करती है देन द बॉइलिंग वाटर। द स्टीम क्रिएट्स मोर अनड्यूरेबल पेन, इसलिए जो है बहुत ज्यादा पेन होता है इस केस में। ठीक है, क्लियर हुआ? ये होता है हमारा लेटेंट हीट। तो इसमें हमने देख लिया। अब देखिए, अब इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है, सो while they both would exist at the same temperature, the steam would have a lot more heat energy due to the addition of the 540 calorie per gram of heat energy that has been absorbed. That is why steam burns more worse than the water burn. ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द हैंड burns more by steam comparatively to the boiling water। अभी हमने जस्ट देखा था steam has latent heat, सिंपल बता दिया steam has latent heat। इससे हमने अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, द हीट रिक्वायर इन कैलोरीज टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज अप्रॉक्सीमेटली, क्या होगा? ठीक है, अब देखिए क्या है कि द हीट रिक्वायर इन कैलोरीज टू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस को, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका जो है ये हो जाएगा 720 कैलोरी। अब कैसे होगा, इसको कैसे चेंज करेंगे ये आप इसमें देख लीजिएगा कैसे चेंज होगा ये। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले पे रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर इज सेम। कौन से टेम्परेचर पे ये सेम होगा? तो देखिए कौन से पे, ये मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, प्लेस कर देना है F इज इक्वल टू -40। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, हाँ
F इज इक्वल टू -40 और -32 है, अपन 9 इंटू 5 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो -40 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा -40, ठीक है, -40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है एट व्हाट डिग्री, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, C/5 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, ठीक है। नेक्स्ट है एट व्हाट डिग्री आर द सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट टेम्परेचर्स द सेम, कौन से पे होगा, -40 पे, सेम क्वेश्चन है, -40 पे होगा। एट व्हाट पॉइंट द फॉरेनहाइट टेम्परेचर इज डबल ऑफ द सेंटीग्रेड, ठीक है, डबल हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, अभी हमने जो है सेम देखा था, डबल किस पे हो जाएगा, ये 160 पे हो जाएगा। कैसे, देखिए C/5 इज इक्वल टू F - 32/9 होता है, ये पता है आपको। C को हम डबल कर रहे हैं फॉरेनहाइट से, तो C इज इक्वल टू 2F हो जाएगा, तो 9/C इज इक्वल टू 10C अपॉन -160, ठीक है। C इज इक्वल टू जो है 160 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आराम से इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हैवी मैन, सॉरी हेल्दी मैन, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन इज, ठीक है। तो हेल्दी मैन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये जो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है हेल्दी मैन का, वो जो है होता है आपका, हाँ, एडल्ट के केस में ये होता है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। कैसे हमने किया, मैंने बताया था कि इसको जो है आप क्या करेंगे, सेल्सियस है, कितना डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273, ठीक है, 273, 273, ठीक है, 273 आप ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जो है फॉरेनहाइट पे अगर हम करेंगे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पे एक कॉमन मैन होता है, वो हेल्दी कहलाता है, ठीक है, हेल्दी कॉमन मैन की ये टेम्परेचर होती है। दो द बॉडी टेम्परेचर मेजर्ड ऑन एन इंडिविजुअल can vary, the healthy body can maintain a fairly constant body temperature that is around a mark of the 37 degree Celsius, ठीक है। If we convert 37 degree Celsius to Kelvin, it is equal to 310, ठीक है। 310 कैसा है, कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैल्विन में कन्वर्ट करके जैसे मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, कितना 273 प्लस 37 कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 10, और हाँ आप इसको ऐड कर लीजिए, 273 में 37 ऐड कर लीजिए, 300 जो है 10 आ जाएगा आपका, ठीक है, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपको याद रखना होगा कि 273 जो है ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी केल्विन में नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, 310 होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया, 273 में से आप जो है नॉर्मल जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 37 होता है, आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 310, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, हाँ ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इट्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर इज इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फ़ारेनहाइट में इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर देना बहुत ईजी है। देखिए आपको पता है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने में ऐसे करेंगे इसको, देखिए C इज इक्वल टू F - 32 इंटू 5/n कर देंगे, ठीक है। आप फॉर्मूला यहाँ पे F जो है F की वैल्यू कितनी बताई है, 98.4 बताया है, आप 98.4 कर दीजिए, -32 इंटू 5 और 9 कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, C इज इक्वल टू F - 32 इंटू 5 और बाई 9, ठीक है, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू F - 32 इंटू 5/9, ये जो है आपका फार्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल विल बी, ठीक है, सेल्सियस स्केल कितना होगा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, तो ये आपका हो जाएगा 36.9, क्योंकि 37 होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो 36.9 इज द मोस्ट क्लोज वन है ये आपका, तो इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, let the average temperature of the centigrade and the Fahrenheit can be C and F,
if C and F are related to F is equal to 9/2 C plus 32 and then F and C have the relation. आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला में डालना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा. आपको दिया हुआ F is equal to क्या है, the relationship between the centigrade and Fahrenheit F is equal to 9/5 C plus 32 हो जाएगा. ठीक है. एवरेज इन सेंटीग्रेड इज C एंड Fahrenheit इज F. तो रिलेशनशिप F एंड C का क्या हो जाएगा, आपका जो है ये आ जाएगा आंसर. ठीक है. आप जो है फॉर्मूले में रखेंगे सीधे आंसर आ जाएगा. इन कोल्ड कंट्रीज एल्कोहल इज प्रिफर्ड टू मर्करी एज अ थर्मोमीट्रिक लिक्विड बिकॉज. ठीक है. थर्मोमीटर में जो आपका जो लिक्विड यूज होता है वो मर्करी यूज होता है. आपको पता होगा कि मर्करी यूज होता है. कई हैजार्डस होता है, मर्करी का यूज करना भी नहीं चाहिए एक्चुअली. लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अगर बाय द वे मर्करी टूट जाती है, थर्मामीटर टूट जाता है, तो मर्करी बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है बॉडी के लिए. ठीक है. यहाँ पे इसलिए बहुत कॉशस के साथ इसको करना चाहिए. हमारा क्वेश्चन है कि अगर जो आपकी कोल्ड कंट्रीज होती हैं, कोल्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो है मर्करी का यूज ना करके हम जो है किसका यूज करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं. क्या रीजन है, तो देखिए एल्कोहल का यूज करते हैं क्योंकि एल्कोहल हैज द लोअर फ्रीजिंग पॉइंट. एल्कोहल जल्दी फ्रीज नहीं होता, मर्करी फ्रीज हो जाता है. तो पहले ही ऑलरेडी कोल्ड टेम्परेचर है और फ्रीज हो जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए अल्कोहल का यूज करते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन फॉर यूजिंग एल्कोहल देन मर्करी एज द थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स. सम एल्कोहल हैज वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज -112 -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो चलता है बहुत आराम से. तो इसलिए हम एल्कोहल को यूज कर लेते हैं एंड देयरफॉर इज सुटेबल टू record very low temperature. ठीक है. Which one of the following is used as an anti-freezing or the mobile engine. ठीक है. कौन सा एंटी फ्रीजिंग फॉर द मोबाइल इंजन हम यूज करते हैं, कौन सा है जो हमारा एंटी फ्रीजिंग है मोबाइल इंजन के लिए यूज करते हैं, ये हमें बताना है. ठीक है. तो क्या होगा देखिए, हाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा है बी. ठीक है. बी क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है. एथिलीन ग्लाइकॉल. तो देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग. ठीक है. याद रखिएगा एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है वो जो है वाइडली हम यूज करते हैं किसके लिए, एंटी फ्रीजिंग के लिए इन ऑटोमोबाइल इंजन एंड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट. ठीक है. इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं. व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज डिप्रेस्ड. ठीक है ना. फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, वाटर के साथ मिक्स करने पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन जो है ये एथिलीन ग्लाइकॉल का ज़्यादा होता है, तो ये जो है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है. ठीक है. स्पेसिफिकली अ मिक्सचर ऑफ 60% एथिलीन ग्लाइकॉल एंड 40% वाटर freezes at -45 degree centigrade. That is why water is not frozen in the engine of the cold countries. ये रीजन होता है. ठीक है. व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है. ठीक है. तो हमें बताना है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है. देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं. देखिए the starting point at of any temperature scale. ठीक है. starting point at any temperature scale, theoretically the lowest possible temperature, the temperature at which the vapor of any liquid substance is condensed, the temperature at which all material are in vapor form. क्या होता है ये होता है आपका theoretically the lowest possible temperature. What is absolute zero temperature? तो absolute zero temperature जो होता है वो होता है theoretically lowest possible temperature, उसको हम absolute zero temperature कहते हैं. ठीक है. absolute zero temperature is the lowest possible temperature at which point of the atoms of substance transmit no thermal energy. ठीक है. कोई thermal energy वो transmit नहीं करते हैं. ठीक है. they are completely at rest. it is 0 degree on the Kelvin scale which translate -273.15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ये हो गया. अब एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग. ठीक है. एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग के टाइम पे एक्सपेंशन की बात कर रहा है. वाटर, अभी हमने देखा था कि वाटर क्या एक्सपेंड करता है, लिक्विड एक्सपेंड नहीं करता. 4 डिग्री पे क्या होता है वाटर का अगर हम हीट करते हैं, आप मुझे जो है आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ठीक है. लिक्विड जब 4 डिग्री पे आ जाता है और जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है. ठीक है. देखिए नेक्स्ट देखिए एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग क्या होता है. ए हमारा है ऑकर्स ओनली इन सॉलिड. ठीक है. सही आंसर होगा डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. जो मटेरियल की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग क्या होता है, डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल. ठीक है. मटेरियल की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. देखिए डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम और द मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है. मास पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है उसको हम डेंसिटी से डिफाइन करते हैं. ठीक है. डेंसिटी क्या है, मास
पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम समझ लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो कोई जो है जिसका जो मास, जिसका वॉल्यूम जितना बड़ा होगा, जो मास होगा वो कम होगा, समझ रहे हैं ना, जितना ही ज्यादा एरिया में होगा जो है उसका डेंसिटी कम होगा, छोटे एरिया में होगा डेंसिटी ज्यादा होगी। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मोस्ट मटेरियल्स एक्सपेंड और इंक्रीज देयर वॉल्यूम, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ज्यादातर मटेरियल एक्सपेंड होता है, उनका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी, और इसकी वजह से डेंसिटी में डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन कैसे होता है, गैसेस टू एंड लिक्विड्स में होता है, ठीक है। कन्वेक्शन के थ्रू जो है जो ट्रांसफर होता है वो कहाँ पे होता है, गैसेस में होता है और लिक्विड में होता है। कहाँ पे, गैसेस एंड लिक्विड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ देखिए, कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। कन्वेक्शन क्या होता है, एक हीट ट्रांसफर का एक मोड होता है बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द मैटर, ठीक है। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। इट इज पॉसिबल ओनली इन द फ्लूइड एंड गैसेस, सिर्फ जो है ये जो है आपका ठोस पदार्थों में नहीं होता, सॉलिड में नहीं होता, ये लिक्विड्स और गैसेस में होता है। कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल एंड फोर्स्ड, ठीक है, तो दो तरीके का कन्वेक्शन हो सकता है, नेचुरल कन्वेक्शन भी हो सकता है और फोर्स्ड कन्वेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन आइस मेल्ट्स, ठीक है, जब आइस मेल्ट होता है तो क्या होता है, ठीक है, आइस मेल्ट होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा या मास डिक्रीज करेगा, तो क्या हो सकता है, देखिए अब देखिए, आइस experiments such as cast iron, ice, antimony, bismuth and brass, when melts their volume decreases. This type of solid, अब देखो क्या होता है इसमें, जब आइस मेल्ट होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। आइस जब मेल्ट होता है, चाहे आइस हो, आयरन, कास्ट आयरन हो, एंटिमनी हो, बिस्मथ हो, ब्रास हो, इसको जब मेल्ट करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका डिक्रीज होता है, वॉल्यूम कम होता है। याद रखिएगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत बारी गलती होती है कि जब आइस मेल्ट होता है तो क्या होता है, आइस मेल्ट होने पे जो उसका ये होता है, आपका वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है, बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है the variation in temperature from 0 degree to 100 degree with respect of to time of two liquids P and Q, दो लिक्विड हैं, ठीक है, दो तरीके के लिक्विड हैं और इनका वेरिएशन टेम्परेचर का पूछ रहा है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड और शोन इन द ग्राफ गिवन बिलो, ठीक है। देखिए ग्राफ हमारा है, यहाँ पे दो लिक्विड है, आपका एक P है एक Q है, ठीक है, एक P है और एक Q है, दो लिक्विड हैं। 0 डिग्री यहाँ पे है एकदम बिल्कुल पॉइंट पे, ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पे है और 100 डिग्री ऊपर है टेम्परेचर और ये टाइम है, ठीक है। तो देखिए टाइम टेम्परेचर के साथ जो चेंजेस हैं लिक्विड के टेम्परेचर में वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक तो P जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, मतलब जितना टाइम लग रहा है उतने ही हिसाब से वो टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा है, लेकिन आपका इसमें क्या हो रहा है, Q वाले लिक्विड में देखिए टाइम जो है ज़्यादा टाइम लेके और टेम्परेचर का जो है इंक्रीज धीरे धीरे हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये हमें देखना है। Q अटेन द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फास्टर देन P, ठीक है, तो Q का जो है, Q का जो अटेनमेंट है टेम्परेचर का वो फास्टर है, देख लीजिए Q क्या है आपका, Q अटेन द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड फास्टर देन P, ठीक है, Q जल्दी 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा है और लेकिन P जो है लेट में हो रहा है क्योंकि टाइम देखिए टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम कर रही है P, ठीक है, और Q जो है जल्दी टाइम में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन कर ले रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखिए इन द एबव डायग्राम P denotes the straight line while Q denotes the curved line. It is clear that Q attained the temperature of 100 degree centigrade quicker than the P, ठीक है, सिंपल है, देख के जो है आप पता चल जाएगा आपको। what is the use of the thermostat, थर्मोस्टेट का क्या यूज है, टू मेंटेन द टेम्परेचर, थर्मोस्टेट का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली रेगुलेट टेम्परेचर, इट हेल्प्स टू सेव एनर्जी और पावर, वो एनर्जी और पावर को सेव करने के लिए यूज करते हैं। थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है थर्मोस्टेट, टेम्परेचर से, किससे, टेम्परेचर से रिलेटेड है थर्मोस्टेट, किससे, टेम्परेचर से, ठीक है। क्यों, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस किस लिए होता है, ऑटोमेटिकली, इट ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच ऑटोमेटिकली रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रोवाइड्स सिग्नल यूज्ड बाय अदर डिवाइस टू रेगुलेट द टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब क्या, थर्मोस्टेट मेनली आपका काम करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। थर्मोस्टेट क्या है, ये टेम्परेचर, थर्मोस्टेट
टेम्परेचर इज द मीन ऑफ कीपिंग स्टेबल, ठीक है। तो ये आपका बी हो जाएगा, थर्मोस्टेट जो है टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, वही जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थर्मोस्टेट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट क्या काम करता है? टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है ये काम आता है। द फास्टेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जो हमारा फूड होता है वो फ्रिज में अगर हम रेफ्रिजरेट करते हैं उसको, तो वो हमारा सेफ रहता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर डू नॉट डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक और द स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत बार ऐसा कहने को सुनने को मिलता है कि फ्रिज में जो है बैक्टीरिया नहीं जो है हो पाता, बैक्टीरिया जाता है तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है टेम्परेचर की वजह से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि रेफ्रिजरेटर के जो टेम्परेचर होता है वो जो है डिस्ट्रॉय नहीं करता पैथोजेनिक को या स्पॉइलेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको स्पॉइल नहीं करता। द लोअर टेम्परेचर स्लोज द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो, उसको स्पॉइल नहीं करेगा, लेकिन जो आपका नंबर बढ़ रहा है उनका जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर को बढ़ने से रोक देता है, उनके ग्रोथ को रोक देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, जो ऑलरेडी फूड में है, ठीक है। तो ग्रोथ नहीं होगा तो उसी उतने पे बना रहेगा और ज़्यादा खराब नहीं होगा। सम बैक्टीरिया ग्रो मोस्ट रैपिडली इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 40 एंड 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। डेंजर जोन इसको बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि डेंजर जोन कौन सा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे बहुत तेज से डेवलप करते हैं, तो वो होता है 40 एंड 150 डिग्री जो है आपका फ़ारेनहाइट, 40 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो वो डेंजर जोन होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत रैपिडली जो है क्या करते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, बहुत रैपिडली जो है बढ़ते हैं, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रोथ रुक जाता है उनका। दस इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट रेफ्रिजरेटर इज मेंटेनिंग द रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ 35 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिलो, ठीक है। तो 40 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, 40 डिग्री नहीं, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, उससे कम होगा तभी जो है आपका जो रुक पाएगा वो जो है ग्रोथ है बैक्टीरिया का। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स द रिकमेंडेशन टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 36 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a soggy biscuits are kept inside the fridge for some time they become crispy या crisp because मतलब जैसे कोई बिस्किट है उसमें सीलन आ गई हो, बोलते हैं ना सीलन आ गई, पानी चला गया होता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो बहुत क्रिस्पी हो जाता है। क्यों क्रिस्पी हो जाता है? कूलिंग रिलीजेस एक्स्ट्रा मॉइस्चर, ठीक है। क्या रीजन होता है? कूलिंग रिलीजेस एक्स्ट्रा मॉइस्चर। दूसरा हमारा है ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी लो होता है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, यही रीजन होता है। जैसे कोई सॉल्टी चीज एसी वाले कमरे में आप लाके रख दीजिए, मतलब क्या है कि सॉल्ट ही रख दीजिए, अगर सॉल्ट हल्का सा पानी वानी सा हो जाता है कभी कभी, सॉल्ट ही रख दीजिए तो वो बिल्कुल जो है अच्छे से वो बिल्कुल सूख जाएगा, ठीक है ना, वो हार्ड हो जाएगा, जैसे सॉल्ट होता है प्रॉपर मॉइस्चर सारा बाहर कर देगा। तो यही होता है, ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज लो, ह्यूमिडिटी लो होती है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन है, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न फ्रॉस्ट फ्रिज रेफ्रिजरेशन यूजेस द एक जो है प्रोसेस होता है, उसको डीह्यूमिफिकेशन बोलते हैं उसको। एक ह्यूमिफिकेशन जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पानी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, एक होता है डीह्यूमिफिकेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, मॉइस्चर जो कंटेंट होता है और वो जो है कम हो जाता है, कम रहता है, कम कर देने की कैपेसिटी रहती है। वाटर वेपर और द ह्यूमिडिटी इज रिमूव्ड फ्रॉम द एयर बाय कीपिंग इट ड्राई, ठीक है, ड्राई जो है उसको रखता है, ठीक है। एज वाटर वेपर एंड मॉइस्चर कंडेंसेस इट ड्रिप्स डाउन इनटू द ड्रेन which removes water to the bottom of the freezer, ठीक है। This is the main reason why the soggy biscuits turn into the crisp and in the refrigerator। आपने देखा होगा कभी ना, उसमें एक ट्रे लगा होता है, ट्रे से पानी जो है, ट्रे से पानी हमें कलेक्ट करके बाहर फेंकना होता है, या फिर फ्रिज के नीचे भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो वही होता है कि जो मॉइस्चर कंटेंट जिन चीज़ों में होता है वो जो है उसको बाहर कर देता है, फेंक देता है। जैसे मान लीजिए हम बहुत दिन के लिए अपने वो रख देते हैं, इसमें फ्रूट्स वगैरह फ्रिज में डाल के रख दे बहुत दिन के लिए, अगर हमने नहीं खाया हो, पड़ा रह रहा है, नहीं खा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, श्रिंक हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसमें जो वाटर होता है फ्रूट्स में, वो जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रेफ्रिजरेटर के द्वारा, तो वो जो है सूख जाता है, ठीक है, यही रीज़न है। और बिस्किट का भी यही रीज़न है। नेक्स्ट हमारा है असर्शन और रीज़न। अ पीस ऑफ आइस एडेड टू द ड्रिंक कूल्स इट, ठीक है, कूल कर देता है। द आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक फॉर मेल्टिंग रिजल्ट इन द कूलिंग ऑफ द ड्रिंक। सही बात कह रहे हैं ये, तो ये हमारा ए हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो लेटेंट हीट है, ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक, ठीक है, लेटेंट हीट ड्रिंक से ले लेता है, फॉर मेल्टिंग
मेल्टिंग के लिए, और उसकी वजह से जो हमारा ड्रिंक होता है, हम आइस डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लैटेंट हीट कहाँ से लेता है, ड्रिंक से ले लेता है। ठीक है, देखिए हीट ट्रांसमिट्स फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। ठीक है, हॉट बॉडी से कूल बॉडी, तो हॉट बॉडी क्या हो गई, हमारा पानी हो गया, और कूल बॉडी क्या हो गई, आइस हो गया। तो हॉट बॉडी यानी कि पानी से कूल बॉडी यानी कि आइस की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, और फिर हमारा द आइस टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम द ड्रिंक, और इसकी वजह से ड्रिंक जो है वो कूल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स यूज अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट वाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूजेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, देखिए बड़े जो स्टोरेज होते हैं प्लांट के, वो कह रहे हैं कि अमोनिया का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में, और अगर हम और देखें तो जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स है वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट लो प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका, ये जो है मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए। हाँ, सही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, हाँ देखिए ये तो सही है आपका कि जो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था, लार्ज जो स्टोरेज प्लांट्स होते हैं वो अमोनिया का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट के लिए, और हम लोग जो है CFC का यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही है। अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड, ये भी सही है। एट एम्बिएंट टेम्परेचर, ये भी सही है, लेकिन लो प्रेशर पर नहीं होगा, हाई प्रेशर पे, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, नहीं तो फिर गलती करने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये अमोनिया को हम जो है लिक्विफाई कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पे यूज़ होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे ज़्यादा नंबर में करना होता है, ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, देखिए अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एट हाई प्रेशर नॉट अ लो प्रेशर। याद रखिएगा, उसको हाई प्रेशर पे हम उसको क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा असेसन और रीजनिंग है। अच्छा क्वेश्चन जो है चैप्टर से आता है। देखिए इफ आइस कलेक्ट्स इन फ्रीजर द कूलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली। अगर जो है हमारा कभी कभी फ्रीजर में होता है ना, बहुत दिन तक अगर हम कहीं बाहर रहते हैं तो फ्रीजर जो है पूरा आइस से भर जाता है ना, तो इसकी वजह से कूलिंग अफेक्ट हो जाती है रेफ्रिजरेटर की। आइस इज पुअर कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा दोनों सही है। ठीक है, दोनों ही सही है हमारा। आइस पुअर कंडक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है। और जो है आइस कलेक्ट होता है तो हमारी रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी होती है कूल करने की, वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए आइस कलेक्ट्स इन फ्रीजर is the result of the vapor and moisture which is expelled by the food and dry tray. ठीक है, it adversely affect the cooling of the refrigerator as ice is the poor conductor. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ब्लैक होल इज सच अ सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस विच कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप। ठीक है, ब्लैक होल एक ऐसा सेलेस्टियल, ऐसा एक जो है बॉडी है। सेलेस्टियल मतलब होता है आपका खगोलीय, ऐसा खगोलीय जो है पिंड है जिसको हम टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ब्लैक होल इज मच स्ट्रॉन्ग देन इवन लाइट डज नॉट स्केप फ्रॉम इट। और जब लाइट स्केप नहीं करेगी, लाइट जो वहाँ से जो है स्केप कर जाएगी, स्केप नहीं करेगी, वापस नहीं आएगी, तो हमें दिखेगी कैसे कोई चीज़। तो मुझे लगता है कि दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, देखिए ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज सो कॉम्पैक्ट दैट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रिवेंट द लाइट। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कि बाहर लाइट को जो चली गई एक बार ब्लैक होल में, वो जो है वापस नहीं आती है, तो लाइट को वापस नहीं आने देता, और इसकी वजह से हमें जो है टेलीस्कोप से हम कुछ देख नहीं पाएंगे इसका। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे वाले जो है चैप्टर्स में हम आगे चीज़ें कवर करेंगे, जो वीडियोस शायद इसमें कुछ क्वेश्चन बचे होंगे या फिर ये हो गया होगा, तो मैं इसको देख के आपको जो है आगे वाले वीडियो में कवर कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।